यूट्यूब चैनल बैक टू स्टडी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अपकमिंग टीईटी एग्जाम। लेट्स स्टार्ट इट। When the learners are engaged in a pair activity taking on roles of a doctor and a patient, this activity is called। जब learners एक पेयर में मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ कोई एक्टिविटी करते हैं तो हम उस एक्टिविटी को क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं सिमुलेशन। आंसर इज 2। यूजिंग अ वर्ड बैंक एंड ब्रेन स्टॉर्मिंग हेल्प टू बिल्ड अप। ब्रेन स्टॉर्मिंग से और एक वर्ड बैंक यानी कि कोई डिक्शनरी समझ लो आप, वो यूज करने से हमारा क्या फायदा होता है? तो हमारी वोकैबुलरी इंप्रूव होती है। आंसर इज 4 वोकैबुलरी। essay और लॉन्ग राइटिंग टेक्स टास्क स्पेशली ऑन अ डिस्कर्सिव इशू शुड बी। जब आप ऐसे या लॉन्ग राइटिंग टास्क रखते तो इससे क्या होता है? ये हेल्प करती है। them means any student or any person, help them discuss the different point of view, justify them with illustrative point. Okay, let's see the next question. A teacher design a task to find out the causes of poor grades of a learner through an। टीचर एक टास्क डिजाइन करते या कोई पेपर बनाते हैं, क्वेश्चन पेपर, तो वो उससे क्या पता करते हैं? वीकनेस अपने स्टूडेंट की। तो वो क्या मेथड यूज करते हैं वहाँ पे? डायग्नोस्टिक टेस्ट मेथड यूज करते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the skill among the ones given below that cannot be tested in a formal written examination? जब हम फॉर्मल रिटन एग्जाम लेते हैं, जैसे आपका टर्म एग्जाम रहता, तो कौन सी स्किल यहाँ पे यूज नहीं होती है? एक्सटेंसिव रीडिंग फॉर प्लेजर। आप एग्जाम में बैठ के एक्सटेंसिव रीडिंग तो नहीं करते, राइट? तो यही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज एन असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है वो कौन सा असेसमेंट होता है? असेसमेंट फॉर लर्निंग। फॉर्मेटिव असेसमेंट आपका साल भर चलते रहता है। आप टेस्ट लेते, स्लिप टेस्ट लेते, मॉक टेस्ट लेते, बच्चे का जो है कितना एबिलिटी है वो चेक करते रहते थ्रू आउट द ईयर, तो उसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते। अगर वर्ड आता है फॉर्मेटिव असेसमेंट तो आंसर होगा फॉर लर्निंग। ठीक है, लर्न कराने के लिए लेते हैं हम ये असेसमेंट। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग इज कंसर्न विद। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग किससे कंसर्न है? एनहांसिंग रिसेप्टिव एंड प्रोडक्टिव स्किल्स सच एज स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। कम्युनिकेशन के 4 स्किल्स होते हैं, आपको मालूम है, वो है स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड रीडिंग। अच्छा, इसमें जो है ना 2 टाइप है इसमें भी। एक है रिसेप्टिव स्किल और एक है प्रोडक्टिव स्किल। रिसेप्टिव स्किल मतलब आप कुछ रिसीव कर रहे, तो कौन सी स्किल रिसेप्टिव स्किल है? ये भी क्वेश्चन आया था एक बार एग्जाम में। रिसेप्टिव स्किल मीन्स लिसनिंग एंड रीडिंग। Means you are receiving something when you are reading and you receive some knowledge when you are listening. And what is productive skill? Writing and speaking. While you write something, you produce some knowledge. While you speak with someone, you are producing some knowledge. Right now I am speaking, so I am producing the knowledge which you people are gaining. So you are receiving and I am producing. You are listener and I am speaker. I hope you understood this point. Let's see the next question. रेमेडियल टीचिंग रेफर्स टू टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग में क्या होता है? एड्रेस द गैप्स इन लर्निंग। लर्निंग में जो भी गैप आ रहे आप उसको हटाने के लिए रेमेडियल टीचिंग रखते हैं। ठीक है, ब्रिज करिकुलम का भी एक हिस्सा है ये। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। लैंग्वेज स्किल दैट कैन नॉट बी असेस्ड थ्रू अ ट्रेडिशनल पेन पेपर टेस्ट। ये चारों में से वो कौन सी स्किल है जो पेन पेपर लेकर आप टेस्ट नहीं कर सकते? वो क्या है? लिसनिंग एंड स्पीकिंग। आप सुन सकते, सुनना और बात करना जो है पेन पेपर से तो नहीं होता, राइट? अभी रीडिंग हो सकता है, अगर आपको कोई एक अखबार दे दिए, न्यूज़पेपर दिया, आप रीड कर रहे, तो ये भी एक टेस्ट हो रहा आपका। ठीक है, राइटिंग भी दे सकते हैं, आपको कोई ऐसे लिखो तो वो भी टेस्ट ले सकते हैं आप पेपर के थ्रू, बट लिसनिंग एंड स्पीकिंग नहीं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रिडिक्शन इज अ सब स्किल इज एसोसिएटेड विद। प्रिडिक्शन मतलब अंदाजा लगाना कि ये होगा, ये होगा। आपको एक पैराग्राफ पढ़ रहे तो आप सोचते हैं हाँ इसका आंसर ये है, ये है, तो आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पे अंदाजा लगा रहे, प्रिडिक्ट कर रहे। तो ये कब आता है? रीडिंग में आता है। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। टेस्ट आइटम एक्सपेक्टेड द लर्नर टू यूज टेंस फॉर्म, वॉइस, कनेक्टर्स, प्रीपोजिशंस, आर्टिकल्स एक्यूरेटली। सच एन अप्रोच कैन बी कॉल्ड। जब आप किसी टेस्ट पेपर में वॉइस, जो भी टेंसेस के फॉर्म से, ग्रामर के पूरे रूल्स आप फॉलो कर रहे, आर्टिकल्स को एक्यूरेटली लिख रहे, तो वो कौन से टाइप का ग्रामर टेस्टिंग है? वो होता है इंटीग्रेटेड। ठीक है, इंटीग्रेटेड ग्रामर
टेस्टिंग. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नोट मेकिंग इज डन. नोट्स कब बनाते हैं आप? जब कोई लेक्चर चलते रहता तो आप पूरा लेक्चर पूरा फास्ट लिख सकते हैं क्या? सेम टू सेम जो स्पीकर बोल रहा है, नहीं, आप शॉर्ट नोट्स बनाते. तो नोट टेकिंग का प्रोसेस होता है ड्यूरिंग अ लेक्चर. प्लीज रिमेंबर दिस. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. द पर्पस ऑफ रैपिड रीडिंग. रैपिड मतलब फास्ट रीडिंग आप क्यों करते? एक आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जल्दी 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 आप पढ़ लेते और मालूम कर लेते, तो ये होती है फॉर स्पेसिफिक डिटेल रैपिड रीडिंग. While writing on the cohesive device is used. लिखते जब जो कोहेसिव डिवाइस यूज होता है उसको हम कहते हैं कोहेसिव मीन्स इमेजरी, मतलब कोई एक इमेज मालूम करना, तो आंसर है इमेजरी. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ द पीस ऑफ राइटिंग इज कंप्लीट इन द थर्ड पर्सन विदाउट डिग्रेशन एंड इमोशनल ओवरटोन्स एंड लॉजिकली अरेंज, इट इज कॉल्ड. मतलब एक इंफॉर्मेशन है जो एक थर्ड पर्सन, आपकी मेरी बात चल रही है, एक थर्ड पर्सन वो बात बोल रहे, उन्होंने कोई इसमें नमक मिर्ची मसाला कुछ न लगा रहे, जैसी बात है सेम वैसे ही बोल रहे, कोई इमोशनल टोन नहीं बता रहे, गुस्सा एग्रेशन है, नॉर्मली प्रेजेंट कर रहे, तो आप उसको क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग करना बोलते हैं. सो आंसर इज रिपोर्ट. ओके. व्हेन रीडिंग टू डिकोड मीन्स, डिकोड करना मतलब क्या? एनालाइज करना, अंडरस्टैंड करना. जब तक आप एनालाइज अंडरस्टैंड नहीं करते आप डिकोड नहीं कर सकते कोई भी चीज. ठीक है. लैंग्वेज लर्निंग इज बेटर अचीव इफ व्हाट स्टूडेंट्स लर्न. आपकी लैंग्वेज है ना अच्छी इंप्रूव हो सकती अगर स्टूडेंट क्या किए तो इज क्लोजर इन फॉर्म एंड साउंड एंड देयर मदर टंग. कब ऐसा हो सकता? जब आप कोई लैंग्वेज सीख रहे हो आपकी मदर टंग से सिमिलर है या आपको नेचुरल एनवायरनमेंट मिल रहा, माहौल मिल रहा आपको, तो तब आप सीख सकते हैं. सो आंसर इज क्लोजर इन फॉर्म एंड साउंड टू देयर मदर टंग. नेक्स्ट क्वेश्चन. The acquired system or acquisition of a language is the subconscious process of learning. मतलब एक्वायर नॉलेज मतलब जो आपकी मादरी जबान है तो वो आप कैसा करते हैं? सबकॉन्शियसली प्रोसेस है. आप उसको खास कर सीखते नहीं, जाके मम्मी को नहीं बोलते कि इसका वर्ब क्या है, इसका नॉन फॉर्म क्या है. आपको ग्रामर के रूल्स नहीं सीखना है अपने घर पे, नॉर्मली आप सीख लेते. अनकॉन्शियसली होता है या सबकॉन्शियसली होता है वो वर्क. ठीक है. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. A passage explaining a place in such a way that a picture is formed in the reader's mind is called. आप एक पैसेज पढ़ रहे और आपको पूरा पता चल रहा है कि वहाँ पे बादल है, वो है, चांद है, नदी है, आपको पूरे डिटेल्स मालूम पड़ रहे सिर्फ पढ़कर, तो ऐसा पैसेज को आप क्या बोलते हैं? डिस्क्रिप्टिव. पूरा डिस्क्रिप्शन मिल जाता आपको. ठीक है. आप इमेजिन करना शुरू कर देते तो इसको बोलते हैं हम डिस्क्रिप्टिव. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. समेटिव असेसमेंट. समेटिव असेसमेंट कब होता? लास्ट जो आपके एग्जाम्स रहते हैं ना, टर्म एग्जाम जो रहते हैं एंडिंग में, तो समेटिव असेसमेंट में कौन सी टाइप की असेसमेंट होती? असेसमेंट ऑफ लर्निंग, मतलब आप जो सीखे उसके बारे में असेसमेंट होता. फॉर्मेटिव में मैंने क्या बताया? फॉर्मेटिव असेसमेंट मतलब फॉर लर्निंग. समेटिव असेसमेंट मीन्स ऑफ लर्निंग. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. Let's see the next question. Which one of the following recommended the 3 language formula? अब इंडिया में, हमारे कर्नाटक में तो 3 लैंग्वेज चलते. ठीक है. ज़्यादातर लोगों की कन्नड़ा भी रहती, उर्दू भी रहती, फिर उसके साथ इंग्लिश रहती या हिंदी रहती. तो 3 लैंग्वेज फार्मूला कब आया था? यह आया था कोठारी कमीशन के रिकमेंडेशन पर 1966 में. तो करेक्ट आंसर है 4. A teacher reads out the text and explain it word फॉर वर्ड इन इंग्लिश. एक टीचर क्या कर रहे, एक एक वर्ड में जो है टेक्स्ट को पढ़ रहे, तो ये क्या, कौन सा मेथड उन्होंने यूज करे? उन्होंने यूज करे डायरेक्ट मेथड. ठीक है. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. अ गुड पैराग्राफ राइटिंग इन इंग्लिश इन्वॉल्व. अच्छे पैराग्राफ में क्या रहना? आइडियाज रहना, प्रेजेंटेशन रहना एंड कोहेरेंस. कोहेरेंस मतलब अच्छा इमेजिनेशन रहना लिखते वक्त. ठीक है. सिर्फ अच्छी हैंड राइटिंग से काम नहीं चलने वाला है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन से काम नहीं चलने वाला है, या फिर बहुत ही अच्छी खुशनुमा राइटिंग से. ठीक है. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन ऑर्डर टू नो द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश वर्ड द लर्नर शुड. अगर आपको इंग्लिश का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एक वर्ड का मालूम करना है तो लर्नर को क्या पता रहना उसके लिए? शुड नो द स्पेलिंग्स, मीनिंग्स एंड हाउ दे आर प्रोनाउंस्ड. ठीक है. Let's see the next question. The first generation learners are those who are. first generation learner कौन है? मतलब समझिए आपके खानदान में
आपके मम्मी पापा भी एजुकेटेड रहते, दादी दादा रहते, तो वो आप थर्ड जनरेशन वाले हो गए। अगर आपके खानदान में आप ही फर्स्ट टाइम स्कूल जा रहे हैं, आपसे पहले कोई भी स्कूल नहीं गए, स्कूल को देखे नहीं, एजुकेशन का उनको कोई नॉलेज नहीं है, तो आप फर्स्ट जनरेशन वाले बन जाते। तो फर्स्ट जनरेशन लर्नर आर दोज कमिंग फर्स्ट टाइम टू स्कूल टू सीक एडमिशन। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर फॉर यू पीपल। Let's see the next question. Etymology is science of knowing the origin of the word। मतलब एक वर्ड कहाँ से ओरिजिन हुआ, फादर है, मदर है, तो वर्ड शुरू कहाँ से हुआ, कौन सी लैंग्वेज से हम लिए, ये पूरा मालूम करते हैं ना, इसको एटमोलॉजी बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, टीचर इन द इंग्लिश मीडियम स्कूल यूज ओनली इंग्लिश टू टीच साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, व्हाट अप्रोच डू दे अडॉप्ट। टीचर एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में कैसा रहता, इंग्लिश भी इंग्लिश में पढ़ाते, साइंस सोशल का एक्सप्लेनेशन भी आपको इंग्लिश में मिलता, तो आप उसको बोलते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। प्लीज़ इन क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।